Bismillahirrahmanirrahim, students. This is physics lecture of Federal Board second year. According to Federal syllabus, 11 chapter is electrostatics. इस चैप्टर में हम पहले ही पुराने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, बहुत सारे कूलम्स लॉ है, कई सारे लॉज पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ, गॉसेस लॉ और उनके एप्लीकेशंस कुछ पढ़ चुके हैं। गॉसेस लॉ के हमने 3 केसेस पढ़े थे। 3 केसेस के बाद अब हमें गॉस के 2 एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, इट इज फ्लक्स थ्रू गॉसियन सिलेंडर। इसे हम इनफाइनाइट चार्ज शीट के नाम से भी जानते हैं। हमें फ्लक्स बताना है कि एक सिलेंडर है जिसके दरमियान में आपके पास एक प्लेन ऑफ चार्ज रखा है। What will be the flux through the sides of cylinder, area of cylinder? So the Gaussian cylinder contains 3 surfaces, 2 at the end of same cross sectional area A, and the third is curved surface. तो आप 3 साइड्स देख रहे होंगे, सही है, जो आपको सिलेंडर में नजर आ रही है। पहली S1, ओके, दूसरी S2, जो दोनों के दोनों 2 अपोजिट साइड है सिलेंडर की, और S3 जो कि कर्व साइड है सिलेंडर की। अच्छा, सिलेंडर को हमने पास किया है एक इनफाइनाइट चार्ज शीट से। ओके, तो इनफाइनाइट चार्ज शीट से पास करने की वजह क्या थी? अच्छा, इनफाइनाइट चार्ज शीट, पहले इसके बारे में समझ लें कि एक बारीक सी चार्ज शीट है, यानी कि मैंने पेपर लिया है, उसके ऊपर टोटली अच्छी तरीके से, जिस तरह से आप स्प्रे करते हैं, मैंने चार्ज का स्प्रे कर दिया, यानी हर एक मिलीमीटर, हर एक माइक्रोमीटर की दूरी पे दूसरा चार्ज रखा हुआ है, बहुत करीब करीब रखे हुए हैं चार्जेस। तो आपको, आपके पास एक शीट बन गई है चार्ज की बारीक सी। उस शीट में से मैंने सिलेंडर को पास कराया, ओके, और सिलेंडर को जब पास कराया तो सिलेंडर के अंदर जितना उसका अंदर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया था, उतना एरिया कट के सिलेंडर के अंदर रुक गया। बाकी जो बाहर की शीट है मैं उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा, सिर्फ अंदर के एरिया को कंसीडर करना है हमें, सही। सिर्फ इस वाले एरिया को कंसीडर करेंगे, तो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, देख रहे हैं आप लोग, सिर्फ ये वाला एरिया। वजह क्या है? ये कट कर अंदर चला गया एरिया जब मैंने सिलेंडर को पास कराया ना, जैसे कि मोल्डिंग करते हैं हम, सही, या हम फ्लावर की डो के ऊपर जो कटिंग करते हैं, स्लाइस बनाते हैं, तो वो इस तरीके से कट होकर अंदर रह गया है बाकी हिस्सा, और आउटर जो साइड का चार्ज शीट थी उसको मैंने नेगेट कर दिया, वो मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे बेसिकली गॉस के अंदर चार्ज इनक्लोज इन अ सरफेस, या आप कह सकते हो कि क्लोज सरफेस हमें चाहिए होता है। बाहर वाले चार्जेस से हमें कोई सरोकार नहीं। तो कुछ इसी तरीके से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस सेंट्रल चार्ज की वजह से, वो 2 जगह पे आपको नजर आएगा। देखेंगे तो हम तीनों जगह पे, पहले हम 2 साइड्स की बात करते हैं जो कि सिमिलर साइड्स हैं, S1 एंड S2। तो इस चार्ज की वजह से फील्ड जनरेट होगी, सही है। देखो, फील्ड की थिकनेस नहीं है तो वो अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं जा सकती, राइट, सही है। तो वो अपने फेज से फील्ड जनरेट करेगा। फेज से फील्ड जनरेट करने का क्या मतलब है? ये इस वाली फेज से फील्ड जनरेट होगी और इस वाली फेज से फील्ड जनरेट होगी। तो बस इस शीट के 2 ही फेज है ना, इसके अलावा कोई और फेज नजर ही नहीं आ रहा, थिकनेस तो है ही नहीं। तो अब मैं देखूंगा कि ये फील्ड क्या कहीं पे फ्लक्स जनरेट कर रही है। तो आपको नजर आ रहा है, जी सर, ये S1 और S2 दोनों सरफेसेस के ऊपर फील्ड जनरेट कर रही है, यानी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच एंड ऑफ सिलेंडर विल बी EA, सही है। EA एट द सरफेस, ये मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। सरफेस S1 एंड S2 लाइज एट द एंड, सही है। दोनों में आपके पास E और A फ्लक्स जनरेट हो रहा है।
सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, अब कर्व सरफेस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस आपके पास जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स वो जीरो है। क्यों? क्योंकि फील्ड और आपके पास वेक्टर एरिया के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देख रहे हैं आप, रेड कलर से आपकी फील्ड जा रही है, ब्लैक कलर में वेक्टर एरिया है, तो वेक्टर एरिया और फील्ड के दरमियान में परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, विच मींस फ्लक्स इज जीरो। तो कर्व सरफेस पे कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। And the total electric flux through the Gaussian cylinder is given by, अब मुझे टोटल निकालना है, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो मैं सम अप कर लूंगा फ्लक्स को, फ्लक्स S1, फ्लक्स S2 और फ्लक्स S3। सही है, तो तीनों सरफेसेस के फ्लक्स को मैं ऐड करूंगा। दो सरफेसेस पे तो फ्लक्स है, तीसरे पे नहीं है, ओके, और वो हम जीरो ले लेंगे। दो फ्लक्स का मतलब है 2EA। बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर आपके पास जो जनरेट हो रहा है वो आपके पास 2EA जनरेट हो रहा है। सही है, तो ये आपके पास सिंपल सी एप्लीकेशन है, लेकिन एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, हमें फील्ड की वैल्यू भी निकालनी है। ओके, तो इसके अंदर हम कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक चार्ज डेंसिटी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, अब ये चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है पर यूनिट एरिया, यानी आपके पास कुछ एरिया गिवन है और उस पर आपने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, यानी ऐसी बात है कि आपने सरफेस पे पानी फेंका है, तो आपने कितने पर एरिया के ऊपर पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फेंक दिया, तो वो उस सरफेस की वाटर की डेंसिटी कहलाएगी। सही है, तो इस तरीके से चार्ज डेंसिटी है। तो चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के कितने एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। देख लेते हैं, तो देख रहे हैं टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सिग्मा, सिग्मा मींस डेंसिटी। अभी हमें यहाँ पे चार्ज के लिए सॉल्यूशन करना है, तो चार्ज हो जाएगा सिग्मा ए। ओके, और अब क्योंकि आपके पास चार्ज एक तो नहीं है, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो आप समीशन कर रहे हैं, तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी Q इक्वल टू सिग्मा ए। इसको याद रखना है आपने, आगे यूज होगा ये। सही है भाई, तो चार्ज डेंसिटी से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? टोटल चार्ज। और मैं टोटल चार्ज का मतलब इस पूरे एरिया का चार्ज नहीं बोल रहा, सिर्फ उस एरिया का चार्ज बोल रहा हूँ जो सिलेंडर के अंदर मौजूद है, सिलेंडर ने कट करके अपने एरिया के अंदर फिक्स कर लिया है। ओके, और ए मींस ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमने यहाँ पे कंफर्म भी कर दिया। अब एप्लीकेशन को जरा इक्वेशन वाइज समझ लीजिए। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यू ऑफ Q एंड Q को इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 कौन सी थी? जो हमने बिल्कुल पहली इक्वेशन पढ़ी थी फ्लक्स की, कौन सी? गॉसियन सरफेस, गॉसियन लॉ, गॉसेस लॉ। सही है, तो आपके पास फ्लक्स क्या निकाला है मैंने अकॉर्डिंग टू इनफाइनाइट चार्ज शीट? इट इज 2EA, ये हमने पहले वाले में भी निकाला था, पहली स्लाइड के ऊपर। और Q को क्या हमने फाइंड आउट किया है? Q को अभी फाइंड आउट किया प्रीवियस के अंदर, इट इज सिग्मा ए। ओके, बेटा ए से ए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा? 2E इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, एंड मुझे क्योंकि फील्ड निकालनी थी तो फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा दिया। ये हम पहले भी समझ चुके हैं, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टोरियल फॉर्म में करने के लिए यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है। वैसे E इटसेल्फ वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन बाकी सब थोड़ी है, तो आपको उनको भी वेक्टर शो करने के लिए क्या करना होगा? एक यूनिट वेक्टर का सहारा लेना होगा। तो यहाँ पे R जो है आपके पास यूनिट वेक्टर है, जो बता रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सही है, यहाँ पे आपके पास पहली एप्लीकेशन कंप्लीट हुई। हम दूसरी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं।
दूसरी एप्लीकेशन आपके पास अब दो इनफाइनाइट चार्ज शीट्स हैं, पैरेलल चार्ज शीट प्लेट कहलाती है। ओके, पैरेलल चार्ज शीट्स कह लें, पैरेलल प्लेट्स कह लें। तो पैरेलल चार्ज प्लेट्स भी एक इम्पॉर्टेंट आपके पास एप्लीकेशन है और ये डेली लाइफ में भी यूज होने वाली एप्लीकेशन है। ओके, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट P, सही, मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया पर्टिकुलर, सही है, इस जगह पे अभी मैंने कोई बॉक्स वॉक्स नहीं बनाया, मैंने सिर्फ पॉइंट लिया है। इस पॉइंट को मैं P कह रहा हूं। तो मैंने दो प्लेट के दरमियान में एक पॉइंट ले लिया और कंसीडर किया एक सरफेस इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, और इस तरह से उसको बनाना है कि आपके पास किसी एक साइड से वो पॉइंट टच करता हो, सही है, किसी एक साइड से। तो ऐसी साइड पे रखेंगे जहां पे फ्लक्स मुझे मिल जाए। तो हमने, मुझे तो पता है कि कहाँ पे बनेगा, तो मैंने पहले ही प्लेस कर दिया। अब आपका सवाल होगा कि सर यहीं पे क्यों बनाया, तीन साइड तो और हैं इसकी, इसी साइड पे क्यों रखा? तो अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो अब क्या होगा, मैंने लिया एक गॉसियन सरफेस, दिस टाइम मैंने बॉक्स लिया है, सही है। लेट ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास किसका है? एरिया ऑफ बॉक्स, इस बॉक्स का। साइड ए जो है आपके पास, अब मैं यहाँ पे आपके पास इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दूं, साइड ए, साइड बी, साइड सी एंड साइड डी। तो ये चार साइड्स हैं आपके पास। सो लेट ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉक्स साइड ए एंड सी विच आर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैज जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये क्योंकि हमें पता था इस वजह से हमने डायरेक्टली लिख दिया। ए और सी दोनों के दोनों फ्लक्स जो फील्ड लाइंस है उसके पैरेलल है, और हमने अभी पढ़ा था कि अगर आपके पास एरिया, देखो वेक्टर एरिया की बात नहीं हो रही, वेक्टर एरिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है एरिया की। अगर एरिया पैरेलल होता है लाइन से तो फ्लक्स विल बी जीरो, यानी इसका वेक्टर एरिया इटसेल्फ परपेंडिकुलर बन रहा होगा। तो लाइन के क्या है आपके पास, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जीरो, क्योंकि मैंने बॉक्स नहीं लिया है, मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है उस बॉक्स का। तो मैं सिर्फ साइड्स को डिस्कस करूंगा, फ्रंट में बैक में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, सही। तो ए और सी इज पैरेलल साइड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देयर विल बी नो फ्लक्स, सही है। तो हमने इसको इक्वेशन के थ्रू भी बता दिया कि फ्लक्स ए और फ्लक्स सी इज इक्वल टू जीरो। व्हाट अबाउट बी? P इज आउट ऑफ द रीजन, यानी कि वो फ्लक्स से आपके पास फील्ड से कनेक्ट ही नहीं है। तो जब फील्ड के ऊपर आपके पास फील्ड का इफेक्ट ही नहीं है किसी साइड पे, तो वो ऑब्वियसली इटसेल्फ जीरो हो जाएगा। बट द साइड डी, जहां पे हमने पॉइंट रखा है, तो साइड डी विच इज इन कॉन्टेक्ट एट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली द साइड विच हैज मैक्सिमम फ्लक्स। वजह क्या है? अब यहाँ पे साइड ऑफ बॉक्स के साथ फील्ड का जो आपके पास एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सही है। अगेन बोल रहा हूँ, इट इज नॉट वेक्टर एरिया, ये सिर्फ एरिया की साइड्स हैं। तो एरिया की साइड्स का पैरेलल होने पे जीरो फ्लक्स होता है, परपेंडिकुलर होने पे मैक्सिमम फ्लक्स होता है, और इसका बिल्कुल ऑल्टरनेट होता है वेक्टर एरिया से। तो वेक्टर एरिया हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ साइड्स को पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि परपेंडिकुलर साइड है भाई, तो आपके पास ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम फ्लक्स वाला हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब आपके पास वैल्यू ई ए ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। सो नाउ फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स। तो आपने तीनों फ्लक्स ई ए बी, ई ए सी एंड ई ए डी चारों को ऐड कर लिया, तो टोटल फ्लक्स क्या बनेगा? Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तीन हिस्से आपके जीरो हैं, सिर्फ एक ही हिस्सा बाकी रह गया। तो व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट? So as the charge per unit area is sigma, the charge enclosed in the box is sigma A, सही है। तो फ्लक्स आपके पास ये है, और आपके पास चार्ज क्या हो जाएगा? अगेन सिग्मा A है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहती है हमेशा। नाउ
बाय यूजिंग प्रीवियस इक्वेशन जो हमने गॉस के अंदर इस्तेमाल की थी, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, हमने गॉसेस लॉ यहाँ पे इस्तेमाल किया है, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फाई हमने क्या निकाला है यहाँ पे बेटा, ए, क्यू क्या निकाला है हमने, सिग्मा ए से ए कैंसिल होगा, आपने ई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ओके, और वेक्टोरियल फॉर्म में भी इसको नोट कर लिया। पहली आपने अगर एप्लीकेशन सही से समझ ली तो सेकंड एप्लीकेशन बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की कंप्लीट हुई, ओके। So this is the electric field between oppositely charged parallel plate which is independent of opposite position of plates between them. सही है, तो आपके पास प्लेट्स की जो पोजीशन है उससे ये इंडिपेंडेंट है, सही। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हो गई। होपफुली आपको समझ में आ गया होगी। दोनों एप्लीकेशन, यही दो एप्लीकेशन हैं जो लॉन्ग के अंदर अक्सर आती रहती हैं केपीके बोर्ड के अंदर, सही है। तो इस एप्लीकेशन पे मैं अपना टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद दूसरे लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।